रैंडम एमसीक्यूज जो है हम सॉल्व करेंगे, जो कि इंटर लेवल के भी हैं, इसमें थोड़े से एमसीक्यूज और जो है कुछ यूनिवर्सिटी लेवल के हैं, यानी कि इसकी जो डिफ़िकल्टी लेवल है वो बेसिक प्लस एडवांस है। ठीक है जी, यहाँ पे हमारे पास कोई 4 या 5 एमसीक्यूज हैं, वो हम सॉल्व करेंगे। तो द फर्स्ट एमसीक्यूज इज दैट व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग सेट्स करस्पॉन्ड टू द फंडामेंटल पार्टिकल्स? ऑप्शन ए इज प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन एंड न्यूट्रॉन. ऑप्शन बी इज प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन एंड फोटॉन. Option C is electron, photon, and neutrino, and option D is quark, electron, and mesons. तो अब देखें, इस क्वेश्चन फर्स्ट में ये पूछ रहा है कि इनमें से कौन सा जो सेट है वो फंडामेंटल पार्टिकल्स का है। अब अगर हम बात करें पार्टिकल फिजिक्स में, उसमें जो हमारे पास स्टैंडर्ड मॉडल है, तो उसमें जो हमें दिए गए हैं, जो कुछ होते हैं क्वार्क्स और इलेक्ट्रॉन्स, ठीक जी, और उसके बाद होते हैं, या ऐसे कह लें कि 4 फोर्सेस होती हैं हमारे पास ना, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, वीक न्यूक्लियर फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। अब उनके कुछ कैरियर्स होते हैं और कुछ फंडामेंटल पार्टिकल्स होते हैं। अब जो वो कैरियर्स हैं वो भी किसी और में से नहीं बनते, वो भी फंडामेंटल है। तो यहाँ से देखें, अगर प्रोटॉन प्रोटॉन खुद जो है वो 2 क्वार्क से बनता है, इलेक्ट्रॉन जो है इलेक्ट्रॉन फैमिली से बिलोंग करता है, ये फंडामेंटल है, और न्यूट्रॉन भी जो है वो फंडामेंटल नहीं है। तो ये ऑप्शन तो हो गया हमारा ठीक, खत्म। तो ऑप्शन बी है प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन एंड फोटॉन। तो यहाँ पे देखें, ये जो सेट है, यहाँ पे प्रोटॉन को देखते ही आप समझ जाएं, बाकी ये जो 2 पार्टिकल्स है ये जो है फंडामेंटल पार्टिकल्स है। ये जो प्रोटॉन है ये 2 क्वार्क से बना हुआ है, जिसमें बल्कि 3 क्वार्क, सॉरी, ठीक, जिसे हेड्रॉन कहते हैं। प्रोटॉन जो है, सॉरी, 3 क्वार्क से बना हुआ है। तो ये जो है ये फंडामेंटल नहीं है, तो इस ऑप्शन को भी कर देते हैं एलिमिनेट। बाकी बन जाता है इलेक्ट्रॉन, फोटॉन एंड न्यूट्रिनो। तो इलेक्ट्रॉन भी जो है वो फंडामेंटल पार्टिकल है, फोटॉन जो है वो भी फंडामेंटल पार्टिकल है, और न्यूट्रिनो भी जो है वो हमारी क्या है, फंडामेंटल पार्टिकल्स है। देन द करेक्ट आंसर इज सी। चलिए देख लेते हैं क्वार्क्स, इलेक्ट्रॉन्स और मीजॉन्स। अब जो क्वार्क्स हैं वो फंडामेंटल है, इलेक्ट्रॉन्स भी फंडामेंटल है, और जो मीजॉन्स हैं ये जो है एक क्वार्क और जब दूसरा एंटी क्वार्क से एक दूसरे से कंबाइन होते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं, मीजॉन्स कहते हैं। देन दिस ऑप्शन इज नॉन फंडामेंटल, दैट्स व्हाई ये सेट जो है ये भी नॉन फंडामेंटल पार्टिकल्स का है, तो ये भी क्या है, एलिमिनेट हो जाएगा। द करेक्ट आंसर इज सी, दैट इज नंबर 2 is choose the correct statement from the following. Option is neutrino interacts through electromagnetic interaction. B is electron does not interact through weak interaction. C, neutrino interacts through weak interaction and electromagnetic interaction. Option D is quark interacts through strong interaction but not through weak interaction. ठीक है, अब यहाँ पे देखें, ये ऑप्शन ए है कि जो न्यूट्रिनो है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरेक्शन के जरिए इंटरेक्ट करते हैं, या जो है फोर्स एक्सर्ट करते हैं, या जो है कोलाइड करते हैं, या जो है किसी चीज के साथ टकराते हैं। ठीक है, तो ये तो सही ऑप्शन है, क्योंकि जो न्यूट्रिनो होते हैं वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरेक्शन के थ्रू ही इंटरेक्ट करते हैं किसी भी मैटर के साथ या किसी भी चीज के साथ। ठीक है जी, और इलेक्ट्रॉन जो है वो वीक इंटरेक्शन के साथ ही इंटरेक्ट करते हैं। यहाँ पे नॉट लिखा हुआ है, दैट्स व्हाई दिस ऑप्शन इज इनकरेक्ट। और न्यूट्रिनो इंटरेक्ट थ्रू वीक इंटरेक्शन एंड इलेक्ट्रॉन नहीं, जो न्यूट्रिनो होती है वो सिर्फ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरेक्शन से ही जो है इंटरेक्ट करती है। Quarks interact through strong, yes, this is correct, but not through weak interaction. अब ये जो है वीक से भी करते हैं, इन पे दोनों फोर्सेस एक्सर्ट होती है। इज दैट क्लियर? ओके जी, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसमें इसने क्या पूछा है, ओके जी, द नेक्स्ट क्वेश्चन इज a recoil momentum of an atom is Pa when it emits an infrared photon of wavelength 1500 nanometer, and its momentum Pb when it emits a photon of visible wavelength 500 nanometer. The ratio Pa to Pb is,
Option A is 1 by 1, option B is 1 by radical 3, option C is 1 by 3 and option D is 3 by 2. तो अब ये क्या रहा है कि कम है जो रिक्वाइल हो रहा है, यानी कि वो वापस आ रहा है इंटरेक्ट करने के बाद रिक्वाइल हो रहा है, तो उसमें से जो लाइट निकल रही है वो इंफ्रारेड की लाइट है, ठीक है। उसकी जो वेवलेंथ है ये गिवन है, लैम्डा कितनी है, तो इसे कह देते हैं लैम्डा ए, क्योंकि ये बात जो हो रही है एटम कौन से की हो रही है, ए की हो रही है, ठीक है। उसका मोमेंटम क्या है, पी है। और जो पी बी एटम है वो कौन सा फोटोन इमिट आउट कर रहा है, उसकी जो वेवलेंथ है वो लैम्डा बी कितनी है, दिस इज लैम्डा बी, वो कितनी है हमारे पास, दिस इज बी, ओके, दैट इज 500 न्यूटन। अब क्या रहा है हमें, ये कह रहा है कि पी ए टू पी बी फाइंड करें। हमें पता है कि मोमेंटम कैसे मालूम किया जाता है, P इज इक्वल टू एच ओवर लैम्डा, इज इट क्लियर। अब देखें यहाँ पे कह रहा है कि पी ए और पी बी, तो यहाँ पे मैं अगर लिख दूं ये क्या है, पी ए का मोमेंटम और ये क्या हो जाएगा, पी ए की वेवलेंथ, दिस इज इक्वेशन 1। इसी तरीके से पी बी की जो मैं इक्वेशन लिख देता हूँ दैट इज एच ओवर लैम्डा बी, इज दैट क्लियर। अब हमें कह रहा है कि इसका जो है रेशियो मालूम करें इसकी तरफ, तो ये पी ए इज इक्वल टू एच कट एच ओवर लैम्डा ए डिवाइडेड बाय पी बी, सेम ही रहेगा, तो इससे मैं डिवाइड कर दूंगा इस सारी टर्म को, एच डिवाइडेड बाय लैम्डा एच जो है लैम्डा ए डिवाइडेड बाय एच ओवर लैम्डा बी। अब जब ये मल्टीप्लाई में जाएगा तो ये हो जाएगा इस तरीके से एच ओवर लैम्डा ए, मल्टीप्लाई में जब इसको हम कन्वर्ट करते हैं तो ये नीचे वाली टर्म कहाँ चली जाती है, ऊपर, लैम्डा बी ओवर एच, तो यहाँ से एच विल बी कैंसल्ड आउट, बाकी क्या बच जाएगा हमारे पास, दैट विल बी लैम्डा बी ओवर लैम्डा ए, इज इट क्लियर। बाय पुटिंग द वैल्यू, अब ये जो टर्म आ जाएगी यहाँ से, तो यहाँ पे अगर हम इसको बराबर की साइन वहीं पे लिख देते हैं, लैम्डा बी कितनी है 500 और लैम्डा ए कितनी है 1500, 500 नैनोमीटर डिवाइडेड बाय 1500 नैनोमीटर्स, तो यहाँ से जो होगा नैनोमीटर्स नैनोमीटर के साथ कैंसिल हो जाएंगे और 00 के साथ कैंसिल हो जाएंगे, 1 5 और 5 एंड 3 5 और 15, तो ये बच जाएगा 1/3, या इस चीज को हम कैसे लिखेंगे 1/3, देन द करेक्ट आंसर इज दैट इज सी, इज दैट क्लियर। ओके जी, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा वो, दिस इज आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। अब इसमें कह रहा है कि गिवन दैट अ बाइंडिंग एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन एटम ground state is E naught is equal to 13.6 electron volt. The binding energy of the N2 state of positronium, that is positron and electron system, is option A is 8 epsilon E naught, 4 E naught, that is ground state energy, E naught, that is ground state energy, D ground state energy divided by 4, E is ground state energy divided by 8। तो यहाँ पे हमें सिंपल एक फार्मूला दिया गया होता है, हाइड्रोजन जो होता है हमारे पास, या हाइड्रोजन बाइंडिंग एनर्जी जो भी होती है उसको मालूम करने के लिए, दैट फार्मूला इज इक्वल टू, यानी किसी भी nth स्टेट की हमें अगर एनर्जी मालूम करनी होती है तो हम क्या करते हैं, सिंपली E नॉट डिवाइडेड बाय n स्क्वायर करते हैं, इज इट क्लियर।
देन बाय पुटिंग द वैल्यूज, n जो है वो कितनी है 2 है, तो यहाँ पे ये जो ई नॉट दिया गया है ये वैल्यू सिर्फ हमें डिटेक्ट करने के लिए दिया गया है, तो हमें आंसर क्योंकि ई नॉट में चाहिए तो हम इसकी वैल्यू पुट नहीं करेंगे, ई नॉट ही रखेंगे और ई नॉट डिवाइडेड बाय 2 square, that will be E naught over 4. That is option number D. This is the correct answer. Is it clear? A fast charged particle passes perpendicularly through a thin glass sheet of index of refraction 1.5. The particle emits light in the glass. The minimum speed of the particle is. अब यहां से देख लेते हैं कि ये कोई जो है पार्टिकल है, ठीक है जी। यहाँ पे मैं ऐसे लिख देता हूँ, ये जो है शीट, इसको मैं और इजी कर देता हूँ, ठीक है। ये कोई थिन ग्लास शीट है, ठीक है, मैं इसको रेड कर देता हूँ। यहाँ से कोई चार्ज पार्टिकल है, लेट सपोज ये Q पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ से ये मूव कर रहा है इस डायरेक्शन में। ये जैसे ही इस प्लेट में से परपेंडिकुलरली मूव करता है, यानी इसमें से गुजरता है, तो इसकी जो v है गुजरने के बाद वो कितनी होगी, जबकि इस ग्लास की जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है n है वो कितनी है, दैट इज 1.5। इज इट क्लियर? अब हमें वो मालूम करनी है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किस चीज के बराबर आती है, वो बराबर आती है speed of light and space divided by speed of light and medium. Is that clear? Now in this particular problem it is asked that what will be the v, then by rearranging this formula v is equal to c over n. Is that clear? अब हमें क्योंकि आंसर c में गिवन है तो हम सिर्फ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू पुट करेंगे, दैट इज 1.5, then c divided by 1.5. now आप यहाँ पे देखेंगे कि ऑप्शन ए जो है 1/3 c लिखा है, ऑप्शन बी जो है 4/9 c लिखा है, ऑप्शन सी जो है 5/9 c लिखा है, ऑप्शन डी जो है 2/3 c लिखा हुआ है, और ऑप्शन ई जो है सी की फॉर्म में लिखा हुआ है, कोई भी 1.5 की फॉर्म में नहीं लिखा हुआ। तो हम क्या करेंगे, इसको फ्रैक्शन को जो है कन्वर्ट करेंगे रेशो की फॉर्म में, तो ये आ जाएगा c। अब पॉइंट खत्म करेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 15 डिवाइडेड बाय 10। इसका जो डोमिनेटर होता है वो ऊपर जाके इस c के साथ मल्टीप्लाई करेगा। इज इट क्लियर? तो ये बन जाएगा 10c डिवाइडेड बाय 15। अब यहाँ पे हम क्या करें, 5 का टेबल लगाएं तो कितनी मरतबा जाएगा, 2 टाइम्स। मैं इसका कलर चेंज कर देता हूँ, यहाँ पे जो है टेबल कितनी मरतबा जाएगा, 2 टाइम्स, और यहाँ पे जो 5 का टेबल है वो कितनी मरतबा जाएगा, 3 टाइम्स। तो हमारा फाइनल आंसर जो आएगा 2/3c, दैट इज ऑप्शन नंबर डी। देन द करेक्ट आंसर इज 2/3c, दैट इज डी ऑप्शन। उम्मीद करता हूँ कि ये लेक्चर आपको जो है समझ में आया होगा, और ये जो प्रॉब्लम्स हैं ये आपके लिए इंशाल्लाह फ्रूटफुल होंगे, क्योंकि ये जो प्रॉब्लम है ये इंटर टेस्ट प्लस आप जब जीआरई की टेस्ट में जाते हैं तो आपको ये पूछे जाते हैं। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लग रही हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू।